हेलो एवरीवन, मेरा नाम अवधेश कुमार विश्वकर्मा है। मैंने यूपीपीएससी द्वारा आयोजित इस परीक्षा में डीएसपी रैंक प्राप्त की है। इसमें मेरा रैंक 37 था। तो आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूं। तो स्ट्रेटजी एक व्यक्तिनिष्ठ शब्द है, क्योंकि स्ट्रेटजी हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है, क्योंकि यह उसके सामाजिक पर्यावरण पे, उसके आर्थिक संसाधन पे, उसकी व्यक्तिगत सोच पे निर्भर करती है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, क्योंकि मैं जो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ कोई ज़रूरी नहीं वो सार्वभौमिक हो, लेकिन क्योंकि मैं इस एग्ज़ाम में सफल हुआ हूँ तो मानता हूँ कि यूपीपीएससी का जो एक न्यूनतम मानदंड है उसको मैंने प्राप्त किया है, इसलिए मैंने सफलता अर्जित की है। तो इसीलिए मैंने क्या पैटर्न फॉलो किया है, कौन सी बुकें पढ़ी हैं, कैसे मैंने रिवीजन किया है, कैसे मैंने नोट्स बनाए हैं और कैसे मैं इतने कम समय में सफल हुआ, इसके विषय में अपनी स्ट्रेटजी को शेयर करूंगा। इस तैयारी करने से पहले मैं कुछ अपने व्यक्तिगत अनुभव को शेयर करना चाहूँगा, और मुझे लगता है ये जो अनुभव है ये बहुमत के लोगों के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करने वाला व्यक्ति जब इतने बड़े सपने देखता है तो उसके लिए सबसे बड़ा चुनौती ये होता है कि उसको कैसे प्रॉपर गाइडेंस मिले, जो सबसे बड़ा अभाव रहता है ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों के लिए, और आर्थिक संसाधन का अभाव रहता है, और सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि उसको सामाजिक स्तर पे, इवन पारिवारिक स्तर पे समर्थन का अभाव रहता है। तो इन सारी संघर्षों के बीच मैंने अपने खुद के ऊपर विश्वास किया, और सबसे अच्छी बात है कि मेरे परिवार ने इस सारे संघर्ष में सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे इस स्तर की तैयारी करने की अनुमति दी और मैं तैयारी करने में जुट गया। हमारी तैयारी की शुरुआत जब मैं ग्रेजुएशन में था, बीए फर्स्ट ईयर में ही, तो मैं वहाँ से शुरू कर दिया था। उस दौरान मैंने कुछ अपनी रणनीतियाँ बनाई थी, क्योंकि तैयारी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद ही करिए। एक लंबी प्रक्रिया होती है तैयारी की। उसके लिए उस दौरान बीए फर्स्ट ईयर में ही मैंने इस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने के लिए, इसमें क्या क्वेश्चन आते हैं, इसके क्या सिलेबस हैं, उसका अध्ययन करने के लिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। सर्वप्रथम इसके सिलेबस का अध्ययन करने के लिए मैंने इसके ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड किया, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को देखा, कौन सी बुक्स पढ़ी जाए, कौन से नोट्स को प्रेफर किया जाए, उसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल को प्रेफर किया। उसके साथ साथ मैंने एक अपनी टाइम टेबल बनाई जो मंथली और वीकली में डिवाइड था। मंथली में एक अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की जाती थी, जिसमें किसी सब्जेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, और वीकली में मैं उस सब्जेक्ट को सब डिवाइड कर दिया करता था। तो ये टाइम टेबल एक सिद्धांत पर आधारित था। एक भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता है, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जहाँ जागा सवेरे वहाँ से आगे बढ़ के सो। तो आपका ये सिद्धांत उस टाइम टेबल पे लागू होना चाहिए कि निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इस ओबल और रणनीति के बाद मैं अब यूपीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न पे आता हूँ। यूपीपीएससी 3 चरणों में अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो एग्ज़ाम कोई भी हो, कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। वो है एक युद्ध स्तर की तैयारी। किसी भी युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले पूर्व स्तर पे एक मॉक ड्रिल होती है, उसकी तैयारी की जाती है। तो आप इस एग्ज़ाम में यदि प्रवेश करना चाहते हैं और वास्तविक रूप से इस क्षेत्र में सक्सेस होना चाहते हैं, तो कुछ सुझाव मेरी ओर से हैं। पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पता होने चाहिए, कहाँ से आता है क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, और आपके मेंस के क्या सिलेबस हैं, उसकी क्या डिमांड है, उसके बुक्स क्या हैं, कैसे नोट्स बनाया जाता है, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है, इसके विषय में आपको एक अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, और 2 पेपर होते हैं। जीएस का पेपर 200 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी तैयारी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि प्रीलिम्स का जो तैयारी होती है और मेंस की तैयारी को अलग अलग कर देते हैं, लेकिन आप लोग से ये कहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो चुका है और आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। कोई सेग्रीगेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार यदि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो भी गए, मेंस की तैयारी ना होने के कारण आपका कोई एक मूल्य नहीं रह जाएगा और आप मेंस को बीट नहीं कर पाएंगे, उसमें अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। तो एक इंटीग्रेटेड जब तैयारी होगी, उसके साथ साथ क्या होगा, प्रीलिम के साथ साथ आपके 60 से 70%
मेंस की भी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं अब प्रीलिम्स के तैयारी के लिए कुछ बुक लिस्ट शेयर करना चाहूँगा। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक स्टैटिक पोर्शन से आते हैं और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स से लगभग एवरेज 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं और जो हमारी रैंकिंग में और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसलिए मैं शुरू में पहले स्टैटिक पोर्शन के लिए कौन सी बुक लिस्ट फॉलो किया जाए उसके विषय में बताऊंगा और करंट अफेयर्स के लिए कौन सी बुक्स और कैसे करंट अफेयर्स को पढ़ा जाए उसके विषय में बताऊंगा। तो स्टैटिक पोर्शन के लिए आप यदि क्वालिटी की तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने लक्ष्मीकांत को पढ़ा, अच्छी किताब है, पढ़ सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा और 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ा, वो पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ विजय वेद सर का जो क्लास नोट्स है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वो आप पढ़ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के लिए केवल मैंने विजय वेद सर के नोट्स को फॉलो किया है, क्योंकि क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन उनका नोट्स काफ़ी अच्छा है, वो उसके रेंज में ही रहता है। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मुरनाल के यूट्यूब पे जो वीडियो हैं उसको देखा और उनके वीडियो काफ़ी अच्छे हैं, आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि और भी पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप 11th क्लास की एनसीईआरटी और रमेश सिंह की एक बुक आते हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफ़ी में ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल बेस्ड होते हैं पीसीएस में, तो इसलिए आपको ये पहले क्वेश्चन पेपर देख करके डिसाइड करना है कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। खनिज से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि इंडस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी से आते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आप बेसिक कुछ किताबों को प्रेफर कर सकते हैं। पहले 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है 11th क्लास के एनसीईआरटी जिसमें इंडियन और फिजिकल ज्योग्राफी है, और रेफरेंस बुक के तौर पे आप दृष्टि आईएएस पब्लिकेशन के भी नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। एनवायरनमेंट का सेक्शन इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। एनवायरनमेंट सेक्शन के लिए मैंने केवल दृष्टि आईएएस की जो बुक्स हैं उसको मैंने पढ़ा हुआ था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी 12th क्लास तक हालांकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बीए किया है, तो साइंस बैकग्राउंड ना होने के कारण मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता था। इसके लिए मैंने क्लास नोट्स को प्रेफर किया, दृष्टि आईएएस की क्लास नोट्स को प्रेफर किया, क्योंकि उसमें जितने भी अवधारणा काफ़ी बेहतर ढंग से समझाया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रहते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स तब भी समझ में आएगा जब आपके स्टैटिक पोर्शन काफ़ी स्ट्रांग होंगे। और इसी के साथ साथ जो आर्ट एंड कल्चर की है, आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा, यदि आपको अच्छा लगे तो 11th क्लास की हिंदी में परफॉर्मिंग आर्ट की एक किताब आती है एनसीईआरटी की, उसको आप पढ़ सकते हैं। इन सारे बुक लिस्ट के बाद आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है करने की, वह है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप घटनाचक्र की जो बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे रहते हैं उसका अध्ययन कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप ये भी देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और कम से कम आपका जो एक साइकोलॉजिकल स्तर पे जो तैयारी है वो आपकी कंप्लीट होती है। इसके साथ साथ जितने भी मैंने बुक्स बताए हैं, जितने भी मैंने नोट्स बताए हैं, कोशिश करिए आप अपना उसका एक पर्सनल की नोट्स बना लें। उसमें आपको सेग्रीगेट करने की आवश्यकता है, कौन पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, कौन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। उसके साथ साथ मैं एक बात भी कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले से कुछ अलग किताबों का अध्ययन किया होगा। जैसे ज्योग्राफी के लिए कुछ हिंदी मीडियम में महस बर्नवाल को पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में जेसी लियोंग को पढ़ते हैं, और एनवायरनमेंट में इंग्लिश मीडियम में शंकर आईएएस के नोट्स को पढ़ते हैं। कोई बात नहीं है, आप जो भी बुक्स है उसका एक न्यूनतम मानदंड होना चाहिए। यदि वो मानदंड पे खड़े उतरते हैं तो आप निश्चित रूप से उसको पढ़ सकते हैं। आपको किताब चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मल्टी रिसोर्स की आवश्यकता नहीं है। रिसोर्स आपके एक होने चाहिए और उसका बार बार रिवीजन होना चाहिए। वो रिवीजन तभी संभव होगा जब आपने उसके की नोट्स बनाए होंगे। तो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, तो आप जितने फैक्ट पे काम करेंगे, जितने अवधारणा के स्तर पर क्लियरिटी आपकी होगी, और जितने आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो, चाहे वो घटनाचक्र के थ्रू जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ क्या होगा, आपके नॉलेज के स्तर पे आपकी तैयारी हो जाएगी और मनोवैज्ञानिक के स्तर पे भी आपकी तैयारी हो जाएगी। अब मैं आता हूँ मेंस में। मेंस में क्या पढ़ना चाहिए, क्या पैटर्न होता है, क्या तैयारी करनी चाहिए,
कैसे नोट्स बनाए, उसके विषय में चर्चा करते हैं। मेंस के विषय में लोग की ये भ्रामक सोच है कि मेंस के लिए मैं अलग पढूं, प्रीलिम्स के लिए अलग बुक को प्रेफर करूं, लेकिन ये गलत है। मैंने जो प्रीलिम्स में बुक लिस्ट को बताया है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसमें 50 से 60% आपके मेंस के भी सिलेबस कवर हो जाएंगे, और इसीलिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सेग्रीगेट करके पढ़ते हैं प्रीलिम्स और मेंस को, तो मेंस आपके लिए भारी हो सकता है। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बावजूद भी मेंस को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले मैं इसके पैटर्न पे चर्चा करता हूँ। मेंस में टोटल 8 पेपर होते हैं, 4 जीएस के पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 1 एसए के पेपर होते हैं, 1 हिंदी का पेपर होता है और 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। टोटल मिला के 8 पेपर होते हैं, और जीएस के 4 पेपर जो हैं वो 200 नंबर के होते हैं, मतलब 800 नंबर के। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, 200 नंबर के, 400 नंबर के वो होते हैं। एसए के पेपर 150 मार्क्स के होते हैं और हिंदी के पेपर 150 मार्क्स के होते हैं। सारे डिस्क्रिप्टिव हैं, सादे रिटन हैं। तो मैं पहले आता हूँ एसए पे। एसए 150 मार्क्स के होते हैं और इसमें 3 एसए लिखना रहता है, और प्रत्येक एसए के लिए 700 शब्द निर्धारित किए गए हैं, और आपके पास 3 घंटे रहते हैं। मतलब टाइम काफ़ी है, और एसए 3 ही लिखने रहते हैं। तो आपके पास एक प्रॉपर टाइम रहता है सोचने विचारने की, ब्रेन बूस्ट करने की। तो आप निश्चित रूप से पहले कुछ समय दीजिए एसए को लिखने से पहले इसकी तैयारी के विषय में चर्चा कर लेते हैं, तब कैसे लिखा जाए उसके विषय में चर्चा की जाएगी। तैयारी में क्या करना है, आपकी एक नोट्स होनी चाहिए, एसए की प्रॉपर नोट्स होनी चाहिए। उसमें आपको क्या करना है, कुछ फैक्ट्स, चाहे वो सोशल इशूज़ पे हों, चाहे पॉलिटिकल इशूज़ पे हों, चाहे इंटरनेशनल इशूज़ पे हों, चाहे वो इकोनॉमिकल इशू पे है, चाहे एनवायरमेंटल इशूज़ पे हैं, आपको उसको कलेक्ट करने हैं। कोटेशन, पोइट्री, पोएम, एनेक्डोट्स, ये जितने भी हैं आपको कलेक्शन करने की आवश्यकता है। तो आप यदि एक प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं, अच्छे कोटेशन उसमें रहते हैं, तो आप उसका रिवाइज जब करते हैं तो आप इंट्रोडक्शन में, बॉडी में, कंक्लूजन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, एक प्रवाह बना रहना चाहिए। वहाँ पे आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, आप कितने प्रभावशाली हैं, अपने विचारों को कितने अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो आपका टेस्ट लिया जाता है। तो यदि आपका प्रॉपर नोट्स है, और जीएस में मैंने जो प्रीलिम्स में जीएस में जो भी बुक लिस्ट को शेयर किया है, यदि आप उसकी प्रॉपर स्टडी कर लिए हैं, तो निश्चित रूप से इससे आपके लिए काफ़ी सहज हो जाता है, क्योंकि इसमें जीएस के नॉलेज और आपकी लेखन शैली, और आपने जो कोटेशन, आपने फैक्ट, जो डायग्राम्स, जो मैप्स आपने कलेक्ट किए हैं, उसका इसमें इस्तेमाल करना है। तो लिखने से पहले आपको ये कोशिश करना चाहिए हर सप्ताह या हर एक महीने में एक एस्से ज़रूर लिखें, और उसको यदि आपके सीनियर्स हैं, सेलेक्टेड हैं, या कोई टीचर्स हैं, आप उनसे ज़रूर चेक करवाएं, क्रॉस क्वेश्चन करें उस पर, क्या सही है क्या गलत है, उसके कितने लिखने के तरीके हैं। आप टॉपर्स के टेस्ट सीरीज़ को देख सकते हैं, कॉपी को देख सकते हैं, उसमें उन्होंने कैसे एक पैटर्न को फॉलो किया है, कैसे उसको एक्सप्रेस किया है। मेंस में पढ़ने के दौरान एनसीईआरटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। हालांकि मैंने प्रीलिम्स में ही कहा था कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेंस के बहुत सारे सेक्शन आपके कवर हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी का सबसे महत्व ये है कि आपके नॉलेज को केवल बढ़ाता नहीं है, उसके साथ साथ आपकी जो अवधारणात्मक समझ है उसको वृद्धि करता है, आपकी भाषागत जो पकड़ है उसको मजबूत करता है, आप एस्से को कैसे लिखें इसके विषय में भी एक ज्ञान देता है। तो इसी के साथ साथ मैं अपने जो जूनियर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, मैं उनको कुछ सलाह देना चाहूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इस एग्ज़ाम में क्या होता है, वो धैर्य रखना, क्योंकि एग्ज़ाम का जो सिस्टम है वो काफ़ी लंबा रहता है, 1 साल लगभग लग जाते हैं, और अभी यूपीपीएससी में तो काफ़ी 2-2 से 3-3 साल भी लग जाते हैं। तो आप हमेशा निरंतर धैर्य बना करके रखिए, और एक स्मार्ट हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है। स्मार्ट हार्ड वर्क इसलिए क्योंकि आपको औरों से अलग करने की आवश्यकता है। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सारे विषय में आपकी जानकारी होनी चाहिए। कैसे पॉइंट्स को याद रखा जाए, कैसे समझा जाए, इन सब के विषय में आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक अपने खुद के सपने बनाएं, जो इसलिए सपने बनाने की आवश्यकता है। हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं जो परिवार के सपनों के आधार पर तैयारी करने चले आते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, जब 1-2 बार असफलता मिल जाती है तो वो उस असफलता को झेल नहीं पाते हैं। इसलिए अपने खुद के सपने बनाएं।
जो आपको 1-2 असफलता के बावजूद भी आपको उस युद्ध क्षेत्र में बना करके रखती है। इसके साथ साथ खुद के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि संघर्ष के इस घड़ी में कोई भी साथ नहीं रहेगा, तो आप खुद ही आप अपने साथ रहेंगे। तो इसलिए आप हमेशा खुद के ऊपर विश्वास करें। और शिक्षा की इस पद्धति में एक श्लोक मैं आपके लिए कहना चाहूँगा जो बहुत ही रिलेवेंट है, क्योंकि आप यदि ग्रुप में रहते हैं, यदि कुछ लोगों के साथ में रहते हैं, कोचिंग्स में जाते हैं, टेस्ट सीरीज़ में जाते हैं, तो वहाँ एक समूह बन जाता है और समूह के माध्यम से आपके ज्ञान का आदान प्रदान भी होता है। तो ऋग्वेद का एक श्लोक है, अनो भद्रवा क्रतवो यंतु विश्वता। अर्थात ज्ञान कहीं का भी हो, कहीं से भी हो, किसी भी चैनल के माध्यम से हो, किसी कोचिंग के माध्यम से हो, किसी के नोट्स के माध्यम से हो, किसी के भी किताब के माध्यम से हो, या मेरे पार्टनर्स के माध्यम से हो, या मेरे पड़ोसी के माध्यम से हो, ज्ञान कहीं से भी हो, कहीं का भी हो, आपके पास आना चाहिए। तो आप निश्चित रूप से लोगों से सीख लेते रहिए और समझते रहिए, निरंतर अपने स्ट्रेटजी में सुधार करते रहिए, अपनी सोच में सुधार करते रहिए, लेखन शैली में सुधार करते रहिए, अपनी रणनीति में सुधार करते रहिए और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्णतः विश्वास भी है कि इस वीडियो के माध्यम से जो कैंडिडेट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनको काफ़ी लाभ होगा। और इसलिए आप DKT चैनल को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन DKT।